नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ मेहमान आ चुके हैं हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब। बहुत स्वागत सर आप सभी लोगों का। और कल जो खबर आई कि तड़के कल 1:30 बजे के करीब जो हादसा हुआ महाकुंभ के अंदर, उसमें आधिकारिक रूप से जो आंकड़ा दिया गया है उसमें 30 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। 35 लोग अभी भी अस्पताल में हैं जिनका उपचार चल रहा है, उनमें कुछ की हालत गंभीर है। उम्मीद करते हैं सबके सब जल्द से जल्द स्वस्थ हों। लेकिन हादसा हुआ, अभी हम सबके सामने है, बहुत अनिष्ट हुआ, ठीक है बात। लेकिन इसके बाद क्या सबक लिया गया है? और कल का दिन जो बहुत बड़ा दिन था, मौनी अमावस्या का दिन, कितने लोगों ने स्नान किया, सब कुछ सकुशल हुआ उसके बाद या नहीं, व्यवस्था बिल्कुल नॉर्मलसी पर लौटी या नहीं, और अब उससे सबक लेकर के क्या नए प्रबंध किए गए हैं, योगी प्रशासन ने क्या नए निर्देश जारी किए हैं, ये हम आपको बताएंगे। क्योंकि मेला तो अभी और चलना है, अभी लगभग 1 महीना मेला और चलेगा, और बड़े दिन भी आएंगे। अभी बसंत पंचमी आ रही है 3 तारीख को, बहुत बड़ा स्नान होता है वो भी। उस दिन भी कल की संख्या बराबर संख्या में लोग वहां आएंगे, ऐसा अनुमान है। तो मैं आपको फिलहाल कुछ डेटा अपडेट दे रहा हूं कल के बाद का। कल जो जानकारी है उसके मुताबिक मौनी अमावस्या पर 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया। एक दिन में 8 करोड़ लोगों का स्नान, यह प्रयागराज की अपनी आबादी से बिल्कुल अलग है। वो प्लस ये 8 करोड़ लोगों का स्नान। और आज सुबह से लेकर अभी तक दोपहर तक 1.5 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। और कुल अगर अभी तक आप जानना चाहते हैं जब से कुंभ शुरू हुआ है तो कब कितने लोगों ने स्नान किया, 28 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ में पहुंचकर डुबकी लगा चुके हैं। 28 करोड़ का ये आंकड़ा है। अब कल का बड़ा दिन था, एक दुर्घटना जरूर हुई, उसमें जाने भी गई, लेकिन उसके बाद कंट्रोल कर लिया गया और कल का बाकी दिन जो है वो ठीक तरीके से गुजर गया। लेकिन आज हम आपको जरा कुंभ से थोड़ी और बड़ी पिक्चर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सवाल केवल कुंभ में जो लोग हैं उनका नहीं है, कुंभ में जो लोग पहुंचना चाह रहे हैं वो भी अब एक बड़ा सवाल बन के खड़ा हुआ है। उसकी ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। लगभग आप समझिए उस पूरे क्षेत्र में प्रयागराज से लगते हुए जितने जिले हैं, 7-8 जिले, वहां तमाम बॉर्डरों पर हजारों की संख्या में एक बॉर्डर पर गाड़ियों को रोका हुआ है। तो लाखों ऐसे श्रद्धालु हैं जो प्रयागराज आना चाह रहे हैं, लेकिन प्रयागराज पर एकदम दबाव ना पड़ जाए लोगों के आने का, श्रद्धालुओं का, इसलिए उनको बॉर्डर्स पर रोका गया है और उनको बैचेस में धीरे धीरे करके छोड़ा जा रहा है। 10-10, 50-50 गाड़ियों का बैच बनाकर वहां से छोड़ा जा रहा है। लेकिन वहां भी लोग काफी परेशान हैं, घंटों से लोग फंसे हुए हैं। अब सर्दी का मौसम है और खुले में अगर 10-10, 20-20 किलोमीटर लंबे जाम कहीं पर लग जाएंगे तो आप समझ सकते हैं, महिलाएं, बच्चे होती हैं, बुजुर्ग जन होते हैं। अब आसपास हर जगह तो होटल भी अवेलेबल नहीं होगा। कोशिश प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है कि उन लोगों को वहां से डाइवर्ट किया जा सके, लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां कहीं रोकी जाती हैं तो आप समझ सकते हैं कि मूवमेंट बिल्कुल ठप हो जाता है। तो वो भी एक तस्वीर जो है हम आपको देने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो लोग प्रयागराज जा रहे हैं वो वाराणसी भी जाना चाहते हैं, वो वाराणसी भी जा रहे हैं। वाराणसी में मैं आपको बताता हूं, एक हफ्ते से हर दिन 10 लाख लोग श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच रहे हैं। ऐसे अयोध्या में 72 घंटों के अंदर 50 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के मंदिर जाकर के दर्शन किया है। मिर्जापुर में विंध्यवासिनी धाम में 5 लाख भक्त पहुंचे एक दिन के अंदर। मथुरा में हर दिन 1 लाख से ज्यादा लोग बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जब बहुत दूर से चलकर आ रहा है तो कुंभ के साथ साथ इन सभी पवित्र स्थानों पर भी चले जाना चाहता है। मैं आपको अभी सुनाऊंगा, एक हमारे पास एक इंटरव्यू आ रहा है जो मेला के डीआईजी हैं प्रभारी, वैभव कृष्णा। उन्होंने कुंभ के बारे में, व्यवस्था के बारे में कल के बाद जो बदलाव हुए उसकी जानकारी दी है। वो इंटरव्यू आते ही जो है हम आपको वो दिखाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको वही सुना देता हूं। तो पहले आप कुंभ के मेला क्षेत्र के हालात अब जान लीजिए खुद डीआईजी से। उसके बाद जो आसपास के जिले हैं वहां पर लोगों की क्या स्थिति है वो मैं आपको बताता हूं, सुने। तो हमारे साथ डीआईजी वैभव कृष्ण जी मौजूद हैं। सर, हमने देखा भीड़ बहुत ज़्यादा थी कल, काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई इस वजह से। लोगों ने अपील की है कि जो गाड़ियां हैं वो कम से कम आए मेला क्षेत्र में। जो नए पासेस हैं हम लोगों ने रोक दिए हैं, पुराने पासेस में भी हम लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया है। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की गाड़ियां हैं, जैसे किसी का पानी है, गैस के सिलेंडर्स हैं, ऑब्वियसली ये तो जाएंगे ही, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि एक परिवार के साथ 10-10 गाड़ी आ रही है, तो इस तरह की गाड़ी हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। और जो ऑलरेडी अंदर लोग हैं, पूजनीय संतों की गाड़ियाँ हैं, अन्य जो हमारे कल्पवासी रह रहे हैं, अन्य शिविरों की गाड़ियाँ हैं, वो सब गाड़ियाँ तो चलेंगी।
लेकिन जो अचानक से गाड़ियों का इन्फ्लक्स हो जाता है और एक ही मतलब परिवार के साथ बहुत गाड़ियां आ जाती हैं, उन गाड़ियों पे हम लोगों ने प्रतिबंध लगाया है। असेंशियल कमोडिटीज़ की गाड़ियां वो भी चलेंगी यथावत। सर कल जो हादसा हुआ ऐसा दोबारा ना हो, पब्लिक को हमने देखा कि कल वो घाट पर ही बैठी हुई है, उठ नहीं रही थी, आप लोग भी उनसे अपील कर रहे थे। देखिए, हम लोगों ने पहले भी अपील की थी, मैंने सभी को संबोधित करके मेला क्षेत्र में भी अपील की थी कि जो लोग सो जाते हैं पहले दिन और रात से वेट करने लगते हैं मुहूर्त का नहाने का, उनके साथ दुर्घटना होने की संभावना रहती है, क्योंकि वो सोए हुए हैं और भीड़ भारी संख्या में दूसरी तरफ से आती है, भीड़ को दिखता नहीं है ज़मीन पे कौन सो रहा है। तो इस तरह से हम लोग की अगेन हम अपील कर रहे हैं कि वो ज़मीन पे ना सोएं। जो मेला प्रशासन ने रैन बसेरे वगैरह डेजिग्नेट किए हैं, डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे ही रात में रुकें। सर हादसे की जांच अभी आप लोग कर रहे हैं, शुरुआती जांच में पता लग पाया कि ये हादसा हुआ किस वजह से, कैसे, भीड़ क्या बैठी हुई थी या कुछ गिरा उनके ऊपर? देखिए, हम लोग इसे पूरे विस्तृत तरीके से देख रहे हैं और जो हमारा 3 तारीख का आगामी स्नान है उसके दृष्टिगत सारी ड्यूटीज़ को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसे और मजबूत कर रहे हैं। और जहां तक हादसे का सवाल है, वो योगी सरकार ने इसकी न्यायिक जांच के भी आदेश दे दिए हैं। एक कमेटी जो है वो बनाई गई है। अब डीआईजी साहब ने जो बताया वो महत्वपूर्ण है, एक बार फिर आपको बताता हूं। डीआईजी साहब कह रहे हैं क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा सिर्फ पूरा इन्हीं के ऊपर था। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल करने के लिए सरकार की तरफ से यही आए थे, इन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़ा था। ये कह रहे हैं गाड़ियों का मूवमेंट हम कम कर रहे हैं क्योंकि गाड़ियों से बहुत दबाव बनता है। नए पास हम नहीं बनाएंगे बल्कि पुराने पास भी हम लोग निरस्त कर रहे हैं। केवल एसेंशियल सामान ले जाने वाली गाड़ियां और अखाड़ों की जो गाड़ियां हैं, साधु संतों के ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां, उनको केवल अलाउ किया है। पब्लिक से अब ये अपील भी है और ये लोग, पुलिस कह रही है हम सुनिश्चित करेंगे कि वो स्नान करके कहीं भी बैठे नहीं, क्योंकि कल जो हादसा हुआ उसकी एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि लोग मुहूर्त के, ब्रह्म मुहूर्त के इंतजार में सो रहे थे बहुत बड़ी तादाद में और पीछे से भीड़ उन्हीं के ऊपर आकर के चढ़ गई। तो कोई वहां पर घाट पर बैठे नहीं, रेत पर सोए नहीं, लेटे नहीं, तुरंत स्नान करें और चले जाएं। अब वो ये कह रहे हैं कि पुल गाड़ियों के लिए बंद कर दिए गए हैं और इसके अलावा उनका कहना है कि गाड़ियों पर मुख्य तौर से रोक लगा दी गई है और पब्लिक से भी हम ये अपील कर रहे हैं कि आप कम से कम गाड़ियां ट्रांसपोर्ट के लिए अपने इस्तेमाल करें, जहां ज्यादा से ज्यादा पैदल मूवमेंट करें, ये उनका कहना है। तो पहले जरा मेला क्षेत्र की बात कर लेते हैं। कल से अब तक के बीच में कोई परिवर्तन, आपको कोई जानकारी मिली हो वहां की व्यवस्था में? नहीं, देखिए, एक तो ये कि कई बार जब ऐसे दुर्घटना या इस तरह के हादसे होते हैं तो लोग भी थोड़ा सतर्क हो जाते हैं। प्रशासन पहले से भी सतर्क था, वो सतर्कता कुछ मामलों में और होनी चाहिए, जिसकी हम लोगों ने कल बहुत विस्तार से चर्चा की। अभी मेला पूरी तरह से नियंत्रित दिखता है, गाड़ियों पर रोक भी लग गई। यहां तक जो शहर के लोग हैं उनको भी मुश्किल हो रही, क्योंकि उनकी भी गाड़ियां आने जाने में अब वो रोक लगनी शुरू हो गई। पहले तो वीआईपी वाला सारा वीआईपी पास मामला तो बंद कर दिया गया। और वो मुझे लगता है ना कि एक चीज और जोड़ना चाहिए, मतलब अगर उन तक बात पहुंचे, ये उनको अभी क्या बताना चाहिए, सबसे जरूरी क्या है, जिसकी एक तरह से कहें कि हर कोई जानकारी चाहता है। क्योंकि आज का मोबाइल का समय है तो ये कहानी कुर्सी की टीवी पे तो है नहीं, सब जगह पहुंच जाएगा। डीआईजी साहब को ये बताना चाहिए कि आप मेले से निकल रहे हैं तो किन किन रास्तों से जाएंगे। संयोग ऐसा है, इन्हीं सरकार के काम ऐसे हैं, मोदी सरकार के समय ऐसा है कि हाईवेज कनेक्ट हो गए हैं, तो आप कहां से निकल के कैसे पहुंच जाए। तो जो निकासी है उसके लिए हर तरफ एक ग्रीन कॉरिडोर मस्ट है और वो पता होना चाहिए। मैं जो पढ़ रहा हूं वो यही है कि योगी, खुद मुख्यमंत्री योगी का कल से सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर है कि आप एग्जिट की व्यवस्था कीजिए। क्योंकि अगर एग्जिट का हो जाए तो आप इसको यूं मानिए कि 20 करोड़ लोग थे, 27-58 कल हो गए, लगभग 8 करोड़ कल हो गए। तो अगर 8 करोड़ में से 5 करोड़ भी निकल जाएं तो इसका मतलब है कि कुंभ क्षेत्र में जगह बन जाएगी। बाकी जो वहां की स्थिति है, मैं फिर से कह रहा हूं, वहां की स्थिति अभी पूरी तरह से सामान्य है। पहले जो पीपे के पुल बंद होने की शिकायतें आ रही थी वो कुछ दुरुस्त किया गया है और अगर गाड़ियों के लिए बंद कर दिया जाए, सिर्फ पब्लिक चले, तो 33 पीपे के पुल पर्याप्त। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट इसमें यह है कि यह भी वहां पर सुनिश्चित किया जा रहा है कि सारे मार्ग वन वे बना दिए जाए। मतलब एक मार्ग पर आने और जाने वाले यात्री कभी ना मिले आपस में, श्रद्धालु कभी ना टकराएं, एक रास्ते से जाना, दूसरे से आना, तो इससे व्यवस्था में व्यवधान कम से कम होगा। अखिलेश यादव का ताजा बयान आया है, वो आपको सुना रहा हूं अब मैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं इंतजाम अच्छे होते तो घटना होती नहीं, मुआवजा कम है, मृतकों की सूची क्यों नहीं जारी हो रही है और हादसे के लिए दिल्ली और लखनऊ की सरकारें दोनों जिम्मेदार हैं। इंतजाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना ना होती। जो बात ये कही जा रही थी कि इतने लोग श्रद्धालु आएंगे, लोग स्नान करेंगे, और कई सरकार के माध्यम से यहाँ तक आया कि ये अधिकारियों के लिए और खासकर जो सुरक्षा में लगे हैं उनके लिए ये मैनेजमेंट की स्टडी भी होगी
और उसके बाद ये घटना होना 25 लाख कम है और मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ उन सब की सूची जारी करनी चाहिए जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है या वो श्रद्धालु जो लापता हैं, क्योंकि आशंका बहुत है, लोगों में कन्फ्यूज़न है। तो वो आशंका तभी दूर होगी जब सरकार पूरी की पूरी सूची जारी कर दे। जो कुछ हुआ है उसमें सरकार की जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी उससे हट नहीं सकती है। दिल्ली और लखनऊ दोनों सरकारें उसकी जिम्मेदार हैं। एक बात तो यह कि अगर वहां कोई मिसहैपनिंग हुई है तो जिम्मेदार तो सरकार ही है और प्रशासन ही है। तो जो अखिलेश जी कह रहे हैं उसमें बात में कुछ भी गलती नहीं है। लेकिन जो वो बाकी बात कह रहे हैं कि मृतकों की सूची जारी हो, बहुत से लोग जो हैं वो खो गए हैं, बिछड़ गए हैं उनके अपने अपनों से, उसके बारे में भी सरकार कुछ बताए। तो क्या सरकार अभी भी आपको लग रहा है कि जब उनका आशय मुझे जो महसूस हुआ कि सरकार ने फुल डिस्क्लोजर नहीं किया कल की घटना का? ये आशंका हमेशा बनी रहती है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि योगी सरकार इस पर कोई ऐसे छुपाने की कोई कोशिश कर रही होगी। खुद मुख्यमंत्री ने आकर उसका जवाब दे दिया कि भाई ये आंकड़ा है। अब वो समझिए ये दुर्घटना है, मान लीजिए वो 30 है, 30 की संख्या उन्होंने बताई है, वो 5-10 ज़्यादा भी हो तो इससे योगी सरकार का आरोप में कोई कम ज़्यादा होगा नहीं होगा। जो दुर्घटना हुई है उसके लिए जितना आप फांसी चढ़ा सकते हैं, मतलब भाषणों के तौर पे, कमेंट के उनके ऊपर जो देखिए व्यवस्था पर जो इल्जाम लगना था वो तो लग गया। इसलिए ठीक बात। इसमें मैं समझता हूँ कि ये जरूर किया जाना चाहिए, जो किया ही होगा सरकार ने, कि जो लाशें हैं, जो शव वहाँ पर हैं, डेड बॉडीज, उनको अपने घरों तक पहुँचाने की कोई ठीक से व्यवस्था हो जाए, क्योंकि उनको वहाँ पहुँचना भी बहुत मुश्किल काम है ना। अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं, कोई कर्नाटक से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई महाराष्ट्र से, तो वो डेड बॉडीज ठीक से उनके घरों तक पहुँच सके, ऐसी व्यवस्था कोई सरकार करे। और जो घायल है उनके लिए भी इंतजाम, जो वहाँ की व्यवस्था में ये बहुत अच्छा है कि यदि वो वन वे कर दिया जाए, वन वे करने से ट्रैफिक में बहुत आराम होता है। पढ़ा मैंने ऐसा किया गया। हाँ, दो बातें जो हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, एक वहाँ पर जो अभी हर्षवर्धन जी ने भी कहा कि जितने एक्सप्रेस वे बने हुए हैं या एग्जिट पॉइंट है प्रयागराज के, उनको मार्किंग की जाए कि आपको वाराणसी जाना है तो इस सड़कों से जाए, इधर जाना है अयोध्या जाना है तो इस सड़क से जाए, या और कहीं कानपुर पहुंचना है तो अलग जाए। तो उससे भी आपका जो ट्रैफिक है वो कम होता है। दूसरी बात जो हमने वहाँ पर महसूस की थी, जो मैंने वहाँ पर भी ऑफिसर से जिक्र किया, कि जो लोग हैं वो खुद ही नॉन नहीं है प्रयागराज के, मतलब जो पूरी व्यवस्था है उसमें यदि आप यहाँ खड़े हैं और आप अपने से अगले, जैसे हर्ष जी का टेंट है, उससे भी पूछ रहे हो ऑफिसर साहब कि भाई ये टेंट कहाँ पर होगा, तो उसको जानकारी नहीं है। अफसरों को भी नहीं मालूम, अफसरों को, पुलिस ऑफिसर्स को, जो भी है, और वो उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो भी वहां से नहीं है। तो इस तरह का डिजाइन किया जाता है, या इलाहाबाद के, प्रयागराज के बच्चों को, नए नौजवानों को उसमें इस्तेमाल करके वो किया जाए, तो क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन रहता है कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, खाने के लिए क्या व्यवस्था है। हालांकि देखिए ऐसी अभी तक कोई बात आई नहीं है कि इसकी वजह से कोई अव्यवस्था हो। मेरा जोर अव्यवस्था होती है ना इससे, कि वो इधर से उधर घूम रहा है आदमी, यदि आपको पता है उस पर बोर्ड लगे, कोई बोर्ड उस तरह से वहां पर नहीं है, केवल एक लिखा हुआ रहता है सब जगह संगम जाने का। साइन बोर्ड होने चाहिए, साइन बोर्ड होने चाहिए। ठीक है। अब लेकिन वो कह रहे हैं इसके लिए दिल्ली की सरकार भी जिम्मेदार है। योगी जी तो है ही है, मोदी जी भी हैं जिम्मेदार। देखिए अखिलेश यादव तो कहेंगे, और अखिलेश यादव को एक मौका मिल गया है कहने का कि भाई इस तरीके से भगदड़ हुई है। देखिए 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया है और इतनी भारी भीड़ आएगी तो कितनी भी अच्छी अरेंजमेंट हो, कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जब दुर्घटना घटी, योगी आदित्यनाथ जिस तरह से प्रशासन ने जिस तरह से कंट्रोल किया, ये भी काबिले तारीफ है कि तुरंत कोई बड़ी घटना और उससे बढ़ती उसके पहले कंट्रोल किया। न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है, 1 महीने के अंदर रिपोर्ट आएगी। ठीक है, ये कह देना कि भाई कोई किसी की डेथ हो गई है तो उस पर आप मुआवजा देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती। सरकार ने मुआवजा दिया है और उनके जो घायल, उनकी बेहतर व्यवस्था हो स्वास्थ्य की, इसकी सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे लगता है जिस जागर पर 7 से 8 करोड़ लोग पहुंचना है, तो वहां पर प्रशासन कितना भी तैयारी करे, कुछ ना कुछ कहने की मतलब कमी रहने की संभावना रहती है। और फिर मतलब बाहर बैठ के तो या हम हो या कोई भी एक कमेंटेटर के लिए बहुत मतलब सलाह देना आसान होता है। एक कमेंट आपका अखिलेश जी की, मैं तो अभी जो सब पुराने बयान भी चलाए जा रहे हैं ना, किसी ने नहीं, मेरा भी एक वीडियो डाल करके किसी ने, पुराना वीडियो, कि 13 के कुंभ में जब हादसा हुआ तो देखिए मीडिया कैसे सवाल पूछ रहा था। हम आज भी सवाल पूछ रहे हैं, आज भी पूछ रहे हैं योगी आदित्यनाथ से। कल दिन भर यही पूछा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी, कब आप आंकड़ा जारी करेंगे, क्यों नहीं बता रहे हैं, लेट क्यों कर रहे हैं। सबने एक सवाल किया है। और आजम खान जी का भी मैंने बयान सुना, वो तो मीडिया को ही दोष दे रहे थे उस वक्त कि मीडिया की वजह से अफरा तफरी, पैनिक फैल गया। देखिए सौरभ जी, मैं कल से सुन रहा हूँ, बहुत से लोग ये बात बार बार कह रहे हैं। एक तो ये कि जो कहानी कुर्सी की नियमित देखते हैं
तो कोई सवाल किसी सरकार से पूछने में हमने कभी कोई कसर नहीं की। कल भी पूरे दिन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब हो जानी चाहिए थी। शुरू के 3 घंटे 4 घंटे आपको बचाना होता है, अफवाह न फैले। लेकिन उसके बाद हमने ये बहुत स्पष्टता से कहा, ये बात यही बार बार हो रही। लेकिन अब जरा उससे आगे की बात करें, और जिसको लेकर हम बार बार कहते हैं कि राजनीति में विपक्षी पार्टियां हमला करें, ये उनका अधिकार भी है और लोकतंत्र चलता भी यूं है। डेमोक्रेसी का जो जिसको कहते हैं ना, थोड़ा सा प्रेशर ऐसे ही बनता है। लेकिन जब आप सोचिए, आप जब कहते हैं कि वहां वीआईपी की वजह से हो गया, तो मैं कहता हूं अखिलेश जी 26 को वीआईपी थे या नहीं थे, इसका जवाब एक दे देना चाहिए। ठीक है। अगर 27 को अमित शाह वीआईपी थे तो 26 को उसी तरह से वीआईपी अखिलेश यादव थे। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, जब आप अभी भी ये कह रहे हैं कि उसने केंद्र की, दिल्ली की सरकार और यूपी की सरकार दोनों को कर दिया, तो जो जनता योगी आदित्यनाथ की सरकार से अभी नाराज होगी, जिसको लग रहा है कि हां भाई इतना बड़ा हादसा हो गया, और जब लोगों की जान जाती है तो कोई हम लोगों की बात या हमारा कुछ तर्क देना, वो सब जिसको कहे कि ध्वस्त हो जाता है, बेमानी है। लेकिन जैसे ही कोई नेता कहता है दिल्ली भी इसमें शामिल हो गया, योगी जी भी इसमें शामिल हो गए, तो लगता है कि वो राजनीति जो कर रहा है उसमें तथ्य नहीं है, वो भावनाओं का दोहन करना चाह रहा है। और इतने बड़े आयोजन में, जो मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा आयोजन, ऐसा इंतजाम कभी नहीं हुआ। ये दुर्घटना जो है वो हम सबको पीड़ा देने वाली। दिल्ली के इलेक्शन में इस वक्त गजब हो रहा है। यमुना के पानी में मोदी की हरियाणा की सरकार ने जहर मिला दिया, यह आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल ने, और जवाब वहां से जो आया वो भी आपको दिखाता हूं। और इस पर शिकायत भी हुई, एलजी भी इसमें आ गए, इलेक्शन कमीशन भी आ गया, अब तो पुलिस में भी कंप्लेंट की जा रही है इसकी। लेकिन इस वक्त की तस्वीर आप देखिए जरा। दरअसल हुआ यह है कि जब यह आरोप लगा, उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खूब खरी खोटी सुनाई अरविंद केजरीवाल को, और फिर वो गए यमुना और बोले जहां से इन्होंने कहा है ना कि मैं जहर मिला रहा हूं, मैं वहीं यमुना का पानी हाथ में लेके इनको पी करके दिखाऊंगा। अब वो एक वीडियो है, अभी वीडियो वो मिल जाए तो वो भी वीडियो लगा दीजिए क्योंकि अच्छा है वो। अब उसमें दिखता है कि वो पहले पीते हाथ में लेते, हाँ ये वीडियो देख लीजिए, पूरा दिखाएगा शुरू से। एक बार वो लेते हैं हाथ में, उसके बाद मुंह में भरते हैं और कुल्ला कर देते हैं, फिर दूसरी बार फिर लेते हैं। दूसरी बार में पिया कि नहीं पिया, ये पहली बार है, अब ये दूसरी बार है, ये वाला देखिएगा। पिया साहब, देखा आपने? बिल्कुल। हम यहाँ आप लोग गवाह हैं, पानी पिया उन्होंने, तो इन्होंने तो पानी पी लिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने, उनकी टीम ने जो है इसका पहले वाला हिस्सा काट करके चला दिया। देखो झूठ बोला नायब सिंह सैनी ने, पानी पिया नहीं, मुंह में लेकर के थूक दिया। ये तो एक बात हुई। अब जब विवाद बढ़ा तो अब आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा कि अब हम बीजेपी को यही यमुना का पानी जाकर के देंगे और वो बताएं कि ये पानी साफ है कि नहीं है, वो बताएं क्या वो ये पानी पी सकते हैं। तो आज ये जो आप संजय सिंह जी को देख रहे हैं हाथ में बोतल लिए हुए पानी, यमुना का पानी लेकर बीजेपी के दफ्तर जा रहे थे। अब इसमें यहां भी खूब जो है वो हंगामा हुआ। यहां की भी तस्वीरें और आवाजें वगैरह जरा सुना दीजिए, जब ये सब लोग जा रहे हैं बीजेपी दफ्तर। जहरीला पानी है जो दिल्ली की जनता, ये ऐसा पानी है जिसमें अमोनिया की मात्रा 6 गुना ज्यादा है और ये खतरनाक है लोगों के स्वास्थ्य के लिए। इसको लोग विजुअल करने दो ना। संजय सिंह कह रहे हैं जहरीला पानी है यमुना का, इसमें अमोनिया है, इतना अमोनिया है कि वो आदमी के लिए बिल्कुल जानलेवा साबित होगा। और ये पानी यमुना का ऐसा किया हरियाणा की सरकार ने, नाले से सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट बिना ट्रीटमेंट का इसके अंदर उन्होंने डाल दिया। जल बोर्ड से पूछा गया तो जल बोर्ड की सफाई आई कि यमुना में इस साल इन महीनों में साल के अमोनिया का स्तर अक्सर बढ़ जाता है। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये तो पुष्टि कर रहे हैं, जबकि जल बोर्ड ये कह रहा था कि जो बाकी आरोप हैं कि इसमें मिला दिया गया है कुछ, वो आरोप गलत है। इस सीजन में अमोनिया का स्तर बढ़ता ही है। अमोनिया का स्तर बढ़ता है तो क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में जो हैं, जो उस तरफ के आने के पानी को ट्रीट कर रहे हैं, उनकी इतनी क्षमता नहीं है, तो वो पानी को रोक देते हैं, ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, और फिर उसके बाद जो है आगे पानी पहुंचता नहीं है। तो कुछ दिनों तक, कुछ वक्त के लिए कई इलाकों में दिल्ली के पानी की सप्लाई बाधित रहती है। असल डर इस बात का है, चलते चुनाव में अगर घरों के अंदर पानी नहीं जाएगा तो लोग किसको दोष देंगे? ऑब्वियसली अरविंद केजरीवाल को दोष देंगे। तो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि यमुना इतनी मैली कर दी, इसमें जानबूझकर इतना जहर डाल दिया कि हमारा ट्रीटमेंट प्लांट फेल हो गया। तो इसकी जिम्मेदार हरियाणा की सरकार है, मतलब बीजेपी है, मतलब मोदी जी है। अब मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा भाई क्या नॉनसेंस लगा रखा है ये, मेरी पार्टी उस पानी में जहर मिलाएगी जो मैं पीता हूं, मुझे मारने के लिए जहर मिला देगी।
मेरी पार्टी की सरकार उस पानी में जहर मिलाएगी जो दिल्ली में सारे एमबीसी के जितने लोग हैं वो पीते हैं पानी, अलग अलग देशों के। वो पानी सारे न्यायाधीश पीते हैं, मुख्य न्यायाधीश से लेकर सारे जज वो पानी पीते हैं। सबको मार डालना चाहती हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं? चुनाव के लिए कुछ भी बोलोगे क्या? फिर राहुल जी की एंट्री होती है। तो राहुल जी ने यह कहा कि भाई बाकी सब बातें बाद में, पहले ये बताइए अरविंद केजरीवाल ने यह वादा किया था कि नहीं किया था कि मैं 2024 के चुनाव से पहले यमुना साफ करूंगा और वो पानी मैं आपको पी करके दिखाऊंगा। तो मैं चैलेंज दे रहा हूं अरविंद केजरीवाल को, यमुना का पानी पी करके दिखाओ। तो ये बातें हो रही हैं इस वक्त। यमुना मुद्दा बन गया। ये दिल्ली वालों के लिए बहुत अच्छी बात है कि यमुना इशू तो बना किसी के लिए, केंद्र भी बात करे, राज्य भी बात करें, चाहे आरोपी लगा रहे हैं अभी। तो सुनिए जरा आप ये बयान। इन्होंने जो मर्जी करना है कर दें। मैं इन लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी भेज के उनकी हेल्थ के साथ, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। हाई अमोनिया का पानी जो है वो छोटे छोटे बच्चों के लिए इरिवर्सिबल डैमेजेस कर सकता है, और आप हमें धमकी दे रहे हैं कुछ करने की बजाय कि हम केजरीवाल को जेल में डाल देंगे। डाल दो जेल में, मेरे को अभी अभी जेल से होके आ रहा हूं, केस कर देंगे, कर दो केस मेरे ऊपर। लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं, हम अपने दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी नहीं पिलाएंगे। मैं दिल्ली के लोगों के साथ खड़ा हूं। ये मेरे को खुलेआम धमकी दे रहे हैं, इनकी धमकियों से मैं नहीं डरने वाला। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? क्या बोल रहे हो? क्या देश के न्यायाधीशों को जहर पिला करके मारने का षड्यंत्र चल रहा था क्या? जैसे मैंने आपसे कहा, केजरीवाल जी कहते हैं, कहा था उन्होंने कि मैं यमुना का पानी पीऊंगा। मैं चैलेंज करता हूं, केजरीवाल जी जो आपने कहा था, ऐसी मीटिंग में जो कहा था, जो दिल्ली को आपने वायदा किया था कि मैं यमुना को साफ करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज आप जाके यमुना जी का पानी पी लीजिए। नायब सिंह सैनी का पोस्ट बड़ा मजेदार है, वो आपको सुनना चाहिए। चुनावों में देखिए कैसी भाषा हो जाती है। नायब सिंह सैनी ने सीधे सीधे पूछा अरविंद केजरीवाल को, ये वीडियो डाल के पानी पीने वाला लिखा है, कपूत केजरीवाल, तेरी हर विफलता के जिम्मेदार हरियाणा के लोग नहीं हैं। हरियाणा के लोग तो पुण्य कार्य करने वाले हैं। पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल और उनकी आपदा टीम ने जो झूठ फरेब का पाप किया है, 5 फरवरी को उसका विसर्जन दिल्ली की सरकार करेगी और दिल्ली के लोगों को साफ पानी मिलना शुरू हो जाएगा। सर ये सबसे बड़ी काम हो जाएगा अगर ये हो जाए तो। लेकिन जो ये सब चल रहा है चुनाव में, लेकिन देखिए आज संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पानी लेकर गए कि पीने लायक नहीं है। मतलब इनकी बेशर्मी और नौटंकी की सीमा देखिए। 10 साल पहले जब आप 2013 में सरकार बनाते हो और कहते हो कि यमुना को मैं साफ कर दूंगा और चुनाव के पहले यमुना में नहाऊंगा, उस यमुना को आज होना क्या चाहिए था? 10 साल बाद अरविंद केजरीवाल को इस स्थिति में आना था कि आज कहना था कि दिल्ली की जनता को यमुना का साफ पानी मिल रहा है और कोई भी यमुना जाके नहा सकता है। और वीरेंद्र सचदेवा जब नहाने गए तो क्या हालत है कि वो एक डुबकी उन्होंने क्या मारी कि बिस्तर पकड़ दिया, उन्होंने मेडिकल में भर्ती होना पड़ा उनको। इतना गंदा पानी अरविंद केजरीवाल कर दिया। और जब अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि दिल्ली की जनता जब पूछेगी कि यमुना का क्या हुआ, तो पहले तो आप कह देते हो कि यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते। जब उन्हें लगा कि यह मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी ने बना दिया, सफाई से ज्यादा बड़ा मुद्दा हो गया ना, जहर का मुद्दा है। बिल्कुल। तो उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने मुद्दा बनाया तो आप उससे बचने के लिए कहते हो कि हरियाणा की सरकार उसमें जहर मिला रही है। चुनाव आयोग ने आपसे 5 प्रश्न पूछे हैं कि जहर कब मिलाया, कौन सा जहर मिलाया, आप बताइए। आप बताने की स्थिति में नहीं हो। मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। और यह जो यमुना का मुद्दा रहा,
अब ये घर घर का मुद्दा बन चुका है। ये इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट था बहुत या क्या ज्यादा था जो गैर- वो उन्होंने बहुत कहा? ज्यादा गैर जिम्मेदार उनका स्टेटमेंट है और है। मुझे लग रहा है इस मामले पर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। मांग की संदीप दीक्षित ने होना ही केस करो चाहिए इनके इसके ऊपर। सर, यमुना में जहर को लेकर पॉलिटिक्स। तो ये तो जिस दिन उन्होंने बयान दिया उसके बाद से इस पर हम लोगों ने भी चर्चा की है कि ये मतलब मोस्ट इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है इस इलेक्शन का या किसी पॉलिटिकल लीडर का। मैं सोचता हूँ कि हो सकता है कि उन्होंने ये हवा बनाने के लिए किया हो कि भाई जहर की बात हो जाएगी। एक पर्पज ये भी हो सकता है कि जो यमुना गंदी होने की बात की जिम्मेदारी उन पर ठहराई जा रही थी, जिसका दोष उन पर दिया जा रहा था, उसको टालने के लिए उन्होंने कहा कि नायब सिंह पर डाल तो दीजिए। वो खतरा टल गया या और बढ़ के आ गया? बढ़ गया है, खतरा और बढ़ गया है और इसका जवाब उनके पास नहीं है। चुनाव आयोग को क्या जवाब दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे वो तो अलग तरीके से किस तरह से बात हो रही है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए आप किसी भी, और इससे ना आप ये समझिए कि डर भी पैदा होता है। एक जनता में ही मान लो डर पैदा हो जाए, यदि वो तो सीरियसली लेते नहीं आजकल हमारी जनता जो है ना नेताओं के बयानों को, नहीं तो कितनी घबराहट होगी। आप सोचिए कि भाई अच्छा यमुना में हम जहर मिल गया है, पानी पिएंगे कि नहीं पिएंगे, वो घबराहट भी आप सोचिए कि अगर ऐसा हो जाता। नहीं तो मैं तो पूछ रहा हूं इस मुद्दे को जितना केजरीवाल हवा दे रहे हैं, इसका उनको फायदा होगा या नुकसान? इसका नुकसान होगा। नुकसान होगा, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये एक अच्छा मौका आ गया है कि जब यमुना पर चर्चा हो रही है। एग्जैक्टली, यमुना पर बात तो हो रही है जी। देखिए, एक तो सबसे पहले ये कि मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि इन लोगों के चक्कर में मत आइए, गलती से भी इनका दिया मत पीजिएगा। जो जहर का झूठा आरोप लगा सकता है वो जहर मिला भी सकता है। अरे यार क्या बात कर नहीं, सीरियस नोट पे कह रहा हूं। इस स्तर की राजनीति और ये बेशर्मी कि आप बोतल लेके पहुंच गए, पानी पी लीजिए, इसकी चेकिंग कराई जानी चाहिए। इस पानी में जरूर अमोनिया का लेवल ज्यादा होगा, क्योंकि ये काम ये पार्टी कर सकती है। ये मैं बहुत सीरियस नोट पे कह रहा हूं। मुझे लगता था कि जब अरविंद केजरीवाल ने वो बयान दे दिया और फंस गए तो अमोनिया लेवल बढ़ गया ये सब कह के हट जाएंगे, लेकिन अब देखिए वो कह रहे मैं दिल्ली की जनता को साफ पानी पिलाऊंगा। अरे भाई किसने मना किया था? अच्छा चलो मान लिया नायब सिंह सैनी ने पिया, आप कह रहे कुल्ला कर दिया, बाद में वो पीते भी दिखे। चलो जरा अपने दिल्ली में जो यमुना है कहीं भी कुल्ला करके दिखा दो, वहां खड़े होकर थोड़ा नाक के पास लाके दिखा दो। यमुना के हर पुल में दिल्ली में नाक दबा के गुजरना पड़ता है, कैसी बेशर्मी है। और ये साफ दिखा रहा है कि हारता हुआ व्यक्ति जो करता है ना, ये इसी तरह से राजनीतिक तौर पर हार रहे हैं और यहां तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आम आदमी अभी कहते, मैं कह दूं कि दिल्ली में जहर मिलाया जा रहा है तो मुझे छोड़ दिया जाएगा, मुझे गिरफ्तार करेगी पुलिस की नहीं करेगी, तो क्यों इनको नहीं करेगी? क्या दूसरे लोगों से ऊपर है? हम इन पर कार्रवाई करेगी, इनको सिंपैथी मिलेगी इस दर से, इन पर कार्रवाई नहीं होगी। मैं यही तो कह रहा हूं कि लेकिन इसके चक्कर में कोई अफवाह फैला दे, कोई कुछ भी कर दे। ओवरऑल आप इसका क्या असर देखते हैं चुनाव में? किसको फायदा, किसको अरविंद नुकसान? केजरीवाल जा रहे हैं, मुझे अब इसमें कोई भ्रम नहीं दिखता है। अरविंद केजरीवाल की एक पार्टी लाइन में चुनाव अरविंद में केजरीवाल की हारने किसी भी जा बात को दिल्ली की जनता गंभीरता से नहीं लेती है। उन्होंने इतना बयान दिया, जनता ने उसे अब ये गंभीरता से देखते हैं, आप लिया चलें देखते और ये हैं। बता रहा है कि उनकी जो साख है लेट्स वेट वो फॉर रात में मिल चुकी है। 8 का इंतजार करें। सबके मोबाइल पे वो वीडियो है ना, मैं परिवार सहित स्नान करूंगा, नहीं तो वोट मत देना, यमुना साफ नहीं हो तो मुझे वोट, तो नहीं साफ हुई दिल्ली के लोग अच्छा वोट चलिए क्यों ठीक। देंगे? अब मैं आपको मैंने आपको मोदी जी की बात सुनाई, केजरीवाल जी की बात सुनाई, राहुल गांधी की बात सुनाई, सबकी बात आपने सुन ली। अब इलेक्शन में यही 3 पार्टियां हैं ना, तो किसका क्या असर है? मैं आपको रजत जी का जो है एक कमेंट सुनवा रहा हूं। वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने एक तो कामयाबी हासिल कर ली है। वो कौन सी कामयाबी है इस चुनाव में, वो देखिए आप। दिल्ली के चुनाव में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि केजरीवाल ने वो कर दिया जो अभी तक कोई नहीं कर पाया। उन्होंने राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के पीछे लाइन में खड़ा कर दिया। नरेंद्र मोदी ने आज जो इशू उठाए, राहुल गांधी ने भी शाम को उन्हीं मुद्दों पर बात की। नरेंद्र मोदी ने अपनी पब्लिक मीटिंग में केजरीवाल को झूठा बताया, शाम को राहुल गांधी ने इसी बात को दोहराया। मोदी ने केजरीवाल पर करप्शन का इल्जाम लगाया तो शाम को राहुल गांधी ने भी केजरीवाल को भ्रष्टाचारी करार दिया। अब एक बात और साफ है, मुकाबला बीजेपी और केजरीवाल के बीच है। कांग्रेस तो अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, केजरीवाल जी के साथ मिलकर वो एक रोड शो रिठाला के अंदर निकालने वाले हैं और उन्होंने अपनी एक पूरी टीम लगाई है दिल्ली में। उन्होंने अपने एक प्रवक्ता को जिम्मेदारी दी है कि आप अपने साथियों को लेकर के जाइए और दिल्ली में कैंप कीजिए और यहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए आप प्रचार कीजिए, कैंपेन कीजिए। तो ये बात हुई उनकी। मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं जंगपुरा से, उनके लिए बहुत कोई आसान चुनाव नहीं है वहां का।
वो पटपड़गंज छोड़ करके गए, वो भी टफ सीट थी। जंगपुरा गए हैं, जंगपुरा भी कोई आसान सीट नहीं है। वहां पर समाजवादी पार्टी के उनके साथी मदद के लिए आ रहे हैं। इकरा हसन जो कैराना की सांसद हैं, वो वहां पर आज उनके लिए वोट मांगेगी। इकरा हसन का मतलब साफ साफ समझ लीजिए, सीधी अपील मुस्लिम वोट से कि मुसलमान वोट डिवाइड ना हो, कांग्रेस और ओवैसी की तरफ ना देखे। उस सीट पर तो नहीं कह रहे ओवैसी, मतलब डिवाइड नहीं होना चाहिए, कांग्रेस को कम से कम वोट जाए और आम आदमी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। कांग्रेस पार्टी की भी यही कोशिश है। कांग्रेस भी दिल्ली की 70 में से जिन सीटों पर बहुत ज्यादा इस वक्त फोकस कर रही है, जहां राहुल गांधी की भी कुछ रैलियां हुई हैं, वो वही सीट हैं जहां पर माइनॉरिटी वोट अच्छा खासा है। तो वहां पर इमरान प्रतापगढ़ी जो मुस्लिम चेहरा है कांग्रेस का, उनको उतारा गया था। वो तो खुलकर कह रहे हैं कि मैं ये माइनॉरिटीज से और खासतौर पर मुसलमानों से और सिखों से अपील कर रहा हूं कि आपका वोट इन्हीं को मिलना चाहिए, ये उम्मीदवार हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के, वोट बिल्कुल आपका बटे ना। तो ये जो माइनॉरिटी वोट की लड़ाई इस वक्त दिल्ली में चल रही है, इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जबरदस्त खींचतान है और यही असल इम्तिहान है कांग्रेस का। अगर वो ये वोट खींचने में कामयाब हो गई तो केजरीवाल को नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल ये नुकसान होने से बचा सकते हैं? अच्छा, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच में भी खूब चल रही है, आपने देखा होगा ट्विटर पर। राहुल गांधी ने बयान दिया, मैं सुनाता हूं आपको। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल मोदी से डरते हैं। क्या जवाब दिया इसका अरविंद केजरीवाल ने? उन्होंने लिखा कि लोग पूछ रहे हैं राहुल गांधी जी, आप राजमहल पर चुप क्यों हैं, मतलब मोदी जी के मकान को लेकर आप राजमहल पर चुप क्यों हैं? राहुल जी ने दिल्ली में पूरा बीजेपी वालों वाला भाषण दोहरा दिया। जनता को बता दो कि बीजेपी और कांग्रेस में समझौता हुआ है। दूसरा पोस्ट करते हैं वो, मोदी जी ने तो शराब घोटाले जैसे फर्जी केस बनाकर भी हम लोगों को जेल में डाल दिया। आप और आपका परिवार, मतलब गांधी परिवार, आप और आपका परिवार नेशनल हेराल्ड जैसे ओपन एंड शट केस में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? रॉबर्ट वाड्रा को बीजेपी से क्लीन चिट कैसे मिल गई? डर और बहादुरी पर ज्ञान न दीजिए तो अच्छा है, देश जानता है कौन कायर है कौन बहादुर है। तो राहुल गांधी और केजरीवाल अब खुलकर भिड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। यहां बता देता हूं, चर्चा बाद में करूंगा। ये सब कुछ भी आप देख रहे हैं ना, कभी कभी लगता है ऐसी नुरा कुश्ती होती है पार्टी और नेताओं के बीच में। चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन हुआ है आज, वहां कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के पार्षद एक साथ हैं, गठबंधन में एक साथ वोट डाला है, और यहां राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे को चोर 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 कहते घूम रहे हैं। तो राहुल गांधी की बात सुना दीजिए जरा। और इमरान प्रतापगढ़ी जो दिल्ली के कृष्णा नगर में वोट मांग रहे थे, कैसे खुलकर उन्होंने मुस्लिम और सिख वोट की अपील की है, वो भी देख लीजिए। मैं अपने अकलियत के साथियों से कहना चाहता हूं, और उसमें सरदार भाई भी हैं, मुस्लिम समाज के भी लोग हैं। मैं दोनों साथियों से कहना चाहता हूं, और खास तौर से अपने सरदार भाइयों से कहना चाहता हूं कि याद करिए 2013 और 14 का वो दिन जब इस देश के सबसे शानदार प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के बारे में यही अरविंद केजरीवाल, यही आम आदमी पार्टी के लोग क्या क्या कहा करते थे। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जब इस दुनिया से चले गए, तब उनकी अहमियत का एहसास पूरे देश को हुआ, तब पता चला कि वो सरदार कितना असरदार था। आज अरविंद केजरीवाल भी उनके लिए बोल रहे हैं, आज आतिशी जी भी बोल रही हैं। लेकिन मुझे बताओ सरदार समाज के लोगों, सिख समाज के लोगों, कि इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के बारे में क्या क्या भला बुरा नहीं बोला, शीला दीक्षित जी के बारे में क्या क्या भला बुरा नहीं। और एक बात समझ लीजिए, बाकी पार्टी वाले सब, मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते, केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। और वो आए थे, उन्होंने कहा था कि नई तरीके की राजनीति करूंगा, साफ सुथरी राजनीति। और सबसे बड़ा लिकर स्कैम, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार दिल्ली में केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने किया है। साफ राजनीति, दिल्ली में सांस नहीं ली जाती है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, साफ पानी नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक दूसरे को चोर, भ्रष्टाचारी और डरपोक बता रहे हैं, और अखिलेश यादव दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल के लिए वोट मांग रहे हैं। नहीं, एक तो पहले ये कि दोनों एक दूसरे की पहचान कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचारी नहीं कह रहे। पूरे चुनाव प्रचार को मैं ध्यान करता हूं, कहीं आरोप नहीं लगाया। दूसरे तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, पानी पिलाने जहरीला वाला पहुंच जा रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने मोदी को भ्रष्टाचारी नहीं कहा है, कभी नहीं कहा।
जब उनके सर पे आ गई शीश महल तो कहने लगे अच्छा चलो राजमहल। अब लोक कल्याण मार्ग की फोटो तो रोजे आती रहती है, कोई न कोई जो कहें कि अंतर्राष्ट्रीय कोई नेता है, कोई प्रतिनिधि है, वो जा रहा है। लेकिन आप जरा सोचिए कि दोनों एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते हुए बता क्या रहे हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि ये व्यक्ति किसी कीमत पर जेल के बाहर नहीं रहना चाहिए। आज तक का सबसे बड़ा घोटाला दिल्ली का अगर किसी ने किया तो शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल ने किया, शीश महल में रहते हैं। और वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी और इनका परिवार ये भला कैसे बाहर हो सकता है, ये तो जमानत पर है और वो भी ऐसा केस है जो ओपन एंड शट केस है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो गुण मिल के एक साथ आए थे लोकसभा चुनाव के समय, कहते हैं ना गुण मिलते हैं तभी शादी विवाह होता है, तो दोनों के गुण मिले रहे होंगे तभी तो एक साथ आए ना। तो गुण मिले हैं तो लड़ाई जब अपने पर आ जाती है तो लड़ जाते हैं, जब नहीं आती है तो चंडीगढ़ की तरह समझौता करते हैं। हालांकि वहां भी हार गए, वहां जीत नहीं पाए, बीजेपी का मेयर बन गया जी। हाँ सर, अब और रजत जी ने लेकिन जो बात कही थी, हमने ब्रेक से पहले सुनवाई थी, पर ये तो केजरीवाल जी ने कर दिया ना। आज राहुल गांधी भी खुलकर बोल रहे हैं, जो आरोप नरेंद्र मोदी लगाते हैं वही आरोप आज राहुल गांधी भी लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल ठीक बात है, रजत जी ने भी उसको ठीक से आइडेंटिफाई किया है, मार्क किया है एक तरह से कि भाई किस तरह का एक बदलाव आया है। एक तो इससे एक और बात समझ में आई, जैसे आज अखिलेश जी भी आ रहे हैं और राहुल जी ने भी और अरविंद जी ने भी। देखिए आप भले ही नहीं मानते, दोनों लोग बोल रहे हैं तो उन पर भरोसा करना चाहिए ना आपको। क्या जो अरविंद जी कह रहे हैं राहुल जी के बारे में और राहुल जी कह रहे हैं जो अरविंद जी के बारे में, इस पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहले ये बताइए। फिर अब अखिलेश जी भी यहाँ आ गए हैं, तो क्या इसको दिल्ली चुनाव को एक तो इंडिया ब्लॉक का औपचारिक तौर पे जो अंतिम संस्कार माना जाना चाहिए? माना ही जाना चाहिए। अब तो ये साफ हो गया ना कि भाई इसमें अब कुछ नहीं और मैं सर सॉरी, क्योंकि राहुल जी अखिलेश यादव जो काम कर रहे हैं इस वक्त, जो उन्होंने लोग लगाए हैं, हसन को लगाया है, और कोई जमई साहब हैं उनके, हाँ। वो उनको प्रचार की कमान दी है, सपा करेगी प्रचार इनके लिए। हाँ, पूरा तो उसका मतलब मुस्लिम वोट पर है, ये फोकस्ड मदद करने के लिए आए हैं अपने दोस्त की। हाँ, तो वो उससे बिल्कुल ठीक। एक चीज कि अगर उनके पास है तो इनके पास भी इमरान प्रतापगढ़ी हैं, इमरान मसूद हैं, ये तो कर ही रहे, उसी इंटेंसिटी से बात। कांग्रेस को भी मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने मुस्लिम चेहरे ही उतारे केजरीवाल के मदद के लिए। मैं ये तो वो उसका नुकसान कांग्रेस को ज्यादा होगा ना, ये कहने का मतलब है कि भाई यदि समाजवादी पार्टी ने अपने मुस्लिम चेहरे उतारे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तो मुस्लिम वोट की लड़ाई है मोटे तौर पर। हाँ। तो वो वोट कांग्रेस से आम आदमी पार्टी के पास आ जाए, इसलिए अखिलेश जी ने ये मदद की है। देखिए लोकसभा जी आप कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं कह रहा हूँ कि इससे ये बात साफ हो गई है, जो राहुल जी बहुत समय से बचने की भी कोशिश कर रहे थे, वो इस समय कब आए हैं इस पूरे चुनाव में, जब अरविंद केजरीवाल जी ने उन्हें भ्रष्टाचारी बता दिया, मतलब वो उस सीमा को पार कर गए, तब राहुल गांधी यहाँ उतर के आए हैं। हालांकि दिल्ली कांग्रेस तो लंबे समय से आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी और दबाव भी बना रही थी, लेकिन राहुल गांधी पहले राहुल गांधी ने कहा कि शराब घोटाला किया इन्होंने, शीश महल में रहते हैं, उसका जवाब दिया अरविंद केजरीवाल ने कि आप तो हाँ, लेकिन वो चुनाव नहीं, ये तो अभी की बात है। उससे पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी को भ्रष्टाचारी बता के वो पोस्टर जारी किया। अच्छा हाँ, वो एक पोस्ट में अमित शाह ने सबके बीच में, सब में बीच में राहुल गांधी को लगाया गया। तो अब एक तो ये जो हर्ष जी कह रहे हैं ना कि गुण मिलते हैं, तो वो 36 गुण मिलते हैं तब साथ साथ चलते हैं ना, गुण मिलते नहीं है, कई बार मजबूरी में भी तो शादी होती है ना। इनके कितने मिल रहे हैं? हाँ, तो वो नहीं मिले होंगे पूरे, इसलिए वो शादी जल्दी टूट गई है। चंडीगढ़ में कैसे मिल जा रहे हैं? नहीं, वहां पर भी वो कोशिश हो रही है और उसका भी नतीजा क्या हुआ? हाँ, या इनको विवाह में रहना ही नहीं है, यहाँ रहना ही नहीं है उनको, तो वो मुश्किल हो गई है। और अब मुझे लग रहा है कि अरविंद जी अभी तो कुछ लोग ये चला रहे हैं, अरविंद जी ने चलाया कि नहीं चलाया, कि वो कांग्रेस का हाथ भाजपा के साथ चल रहा है, तो अब वो बीजेपी और कांग्रेस मिलकर वो कह ही रहे हैं कि आप तो खुलकर कह दो ना कि हाँ तुम और कांग्रेस और साथ हैं। तो अरविंद जी के लिए बहुत मुश्किल हो गई, दो दुश्मन एक तरफ खड़े हो गए उनके लिए बड़े तौर पर, जो अभी नहीं थे, तो उससे उनकी मुश्किलें थोड़ी और बढ़ती जा रही है, मुझे लग रहा है। जी हाँ सर। देखिए महाराष्ट्र चुनाव में जब अखिलेश यादव ने कहा कि हम महाराष्ट्र चुनाव लड़ेंगे, तो पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप तो इंडिया गठबंधन में हो, कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन है, आप कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट उतारेंगे? तो अखिलेश यादव ने कहा था कि राजनीति में कोई किसी के लिए त्याग नहीं करता और कोई किसी पे एहसान नहीं करता, सबको चुनाव लड़ने का हक है। तो अखिलेश यादव के कहने के बाद तो कांग्रेस ने जो सीटें छोड़ी थी उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए, वहाँ उम्मीदवार उतारने थे। और जब अखिलेश यादव ने बात की घोषणा कर दी थी कि दिल्ली चुनाव में समाजवादी पार्टी अरविंद केजरीवाल का समर्थन करेगी,
तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को भी मिल्कीपुर में अपना उम्मीदवार उतार देना चाहिए था, तो अखिलेश यादव को समझ में आता। और 2027 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। अखिलेश यादव इस बात को समझ नहीं रहे कि अरविंद केजरीवाल उन्हें 2027 के चुनाव में मदद नहीं करेंगे, वहां उन्हें कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी का इतना ग्राउंड नहीं है। कांग्रेस का एक अपना वोट बैंक है, बिना कांग्रेस के समर्थन के अखिलेश यादव तो मदद दे जाएंगे, लेकिन इनको केजरीवाल जी की मदद मिलेगी इस पर संदेह है। नहीं, केजरीवाल कर भी देंगे तो कांग्रेस के बिना तो आप चुनाव लड़ना मुश्किल होगा ना। कांग्रेस के तो एक आधारभूत वोट बैंक है ही, भले ही आप कह दो कि उनके पास एक विधायक है या भले ही 2.5 से 3% वोट बैंक है। आज अगर कांग्रेस उम्मीदवार उतार दे 2027 के विधानसभा चुनाव में, तो कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक, और आज कांग्रेस के जो सांसद है इमरान, वहां से आते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी आते हैं, राज्यसभा सांसद आपके मुस्लिम हैं। जिस तरीके से अजय राय कह रहे कि हम 2027 का चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे, तो अखिलेश यादव के लिए एक चुनौती होगी। मुझे लग रहा है अखिलेश यादव ने जो निर्णय लिया है कि कांग्रेस को हटा के अखिलेश यादव को समर्थन देना और उसके लिए अपने सांसदों को भेजना, सिर्फ समर्थन कहा नहीं है, आपने अपने इकरा हसन को प्रचार के लिए आप भेज दो, निश्चित रूप से करेगी। और कांग्रेस अभी मान के चल रही है कि चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, हमें अपने दम पर लड़ना है। इंडिया गठबंधन खुलकर मुस्लिम वोट मांग रही है। अरविंद केजरीवाल के लिए मुस्लिम वोट मांगने के लिए अपने मुस्लिम चेहरे उतार दिए अखिलेश यादव ने। अभी आप ओवैसी क्या बोल रहे हैं सुनाता हूं भी आपको, आप कुछ कह रहे थे। लेकिन अखिलेश जी बहुत दूरदृष्टि से ये काम कर रहे हैं। भले ही आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर सकती, तो अखिलेश जी भी आम आदमी पार्टी के लिए यहां कुछ जोड़ नहीं सकते। लेकिन मुसलमान क्यों करना है? क्योंकि उनको पता है कि कहीं मुस्लिम वोट अगर दिल्ली में चला गया तो दिल्ली से सटा ही तो उत्तर प्रदेश है ना। उनकी चिंता यही है कि कहीं मुसलमान मतदाता अरविंद केजरीवाल की जगह राहुल गांधी की तरफ न चला जाए, और राहुल गांधी के साथ कम से कम ऐसी 5 सीटें हैं जहां मुसलमान मतदाता जाता हुआ दिख रहा है। और शायद यही वजह है कि उनको अंतिम समय में यह सब करना पड़ रहा है। अब इकरा हसन वहां से आके यहां क्या कर लेंगे भाई? जब तक आपका अपना नहीं होगा तो कोई क्या। और अगर क्या अरविंद केजरीवाल को अब मुसलमानों पर भरोसा नहीं रहा, अब उनको चाहिए कोई इकरा हसन, कोई एक सांसद वहां से आके, वो अरविंद केजरीवाल जो कह रहे थे कि हम तो सब आपके लिए साथी उनके पास है प्रचार करने के लिए, तो बुला लिया है। नहीं, जिसकी कोई हैसियत ही नहीं भाई। आप बताइए, समाजवादी पार्टी कोई पार्षद है यहां? आम आदमी पार्टी का कोई उत्तर प्रदेश में है? दोनों एक दूसरे के यहां शून्य है। वैसे तो ममता जी को बुला लीजिए, वो भी कुछ मुसलमान नहीं, इसमें अखिलेश जी इसलिए कर रहे हैं, जो आपकी बात है ना कि भाई अखिलेश जी चाहते हैं कि वो मुसलमान वोट दिल्ली से उनके पास चला जाए, फिलहाल अरविंद जी के पास, कांग्रेस के पास नहीं जाना चाहिए। अच्छा, यही कोशिश ओवैसी साहब की भी है। ओवैसी साहब दिल्ली में लड़ रहे हैं केवल 2 सीट, लेकिन अब टीवी के जमाने में, सोशल मीडिया, फोन के जमाने में जो कह रहे हैं वो तो पूरी दिल्ली सुनती है ना, तो पूरी दिल्ली का मुसलमान सुनेगा जो ओवैसी कह रहे हैं। अब उनके निशाने पर अरविंद केजरीवाल रहते हैं और वो भी भाषा की मर्यादा को लांघ करके बहुत दूर निकल जाते हैं। सुनिए जरा। तुम्हारा एजेंडा हम कबूल करने को तैयार नहीं है। ना केजरीवाल का एजेंडा कबूल करेंगे, ना मोदी का एजेंडा कबूल करेंगे। हम अपना एजेंडा तय करके जनता में आए हैं। तबलीगी जमात पर लिखकर FIR दर्ज कराने वाले का नाम केजरीवाल है। जब कोविड की लिस्ट आती थी तो दिल्ली के सब इलाकों की लिस्ट आती थी, इतने पॉजिटिव, नेगेटिव, इतने हॉस्पिटलाइज, उसके नीचे होता था मरकज की लिस्ट। ये जुल्म शुरू किया इस शख्स ने और पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं वो क्या कह रहे हैं। दिल्ली के अंदर तबलीगी जमात का, जो मुसलमानों की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर है और मरकज उसका उसी को मरकज कह रहे हैं वो। जब कोरोना हुआ था तो याद कीजिए, ये कहा गया था कि वहां पर देश विदेश से आए बहुत सारे लोग ठहरे हुए थे, वो कोरोना पॉजिटिव थे। उनके दिल्ली में आने से दिल्ली में कोरोना फैला और आम आदमी पार्टी ने उस वक्त की बात कही थी, जो बात अभी दोहराते हुए आपको सुनाई दे रहे थे ओवैसी साहब। तो ओवैसी साहब तो याद दिला रहे हैं मुसलमानों को कि ये बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है केजरीवाल की पार्टी, इनके साथ तुम मत चला जाना। कुछ है सर, कुछ प्ले में है ये चुनाव में कि नहीं? प्ले में नहीं है, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे विस्तार कर रहे हैं अपना, और जितना वोट उनको मिल सकता है कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ उनकी दुकान बढ़ती रहे। कोई एक्सरसाइज बहुत नहीं कर रहे। और जिस तरह से ताहिर हुसैन को उन्होंने उतारा है, वो भी एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर आपको उसको देखना चाहिए। उनको वो ऐसा नहीं है कि वो कमजोर कैंडिडेट है। और ये भी जाहिर के ताहिर हुसैन साहब ने भी अपना सवाल किया और ओवैसी साहब ने भी किया कि भाई जेल तो कौन कौन नहीं गया, आपको याद ही नहीं आएगा, अभी पूरा प्रोग्राम निकाल देंगे आम आदमी पार्टी से। तो सबको तो टिकट दिया ना, केवल ताहिर हुसैन को ही नहीं दिया ना। हाँ।
और आरोप तो किसी पर भी साबित नहीं, नहीं हुए। वो बात वही है, वो उनको मुस्लिम वोट चाहिए भी, लेकिन वो कहीं से हिंदुओं को ये, हिंदू वोटर को ये हाँ, संदेश नहीं तो देना वो ये चाहते कि सवाल मैं खड़ा इन कर रहे हैं दागियों के साथ या ना दंगे कि के भाई आरोपी के साथ खड़ा अरविंद जी गए, संजय जी गए, मनीष जी गए, सत्येंद्र जी गए, सब गए, उनको तो टिकट दे दिया है, केवल ताहिर हुसैन को टिकट नहीं दिया है जेल हूं। का। ओवैसी साहब की तो मजबूरी नहीं है ना, उनको हिंदू उनको वोट तो नहीं कोई करता, नहीं करता, उनको कोई बात जरूरत, नहीं। इनको तो दोनों के वोट चाहिए ना। ये तो याद कीजिए आप, पिछले साल चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव होना था और उस वक्त जो पीठासीन अधिकारी जो बना हुआ था व्यक्ति, उस व्यक्ति ने धांधली की, इनके आप वालों के और कांग्रेस वालों के वोट इनवैलिड कर दिए थे। वो कैमरे पर देख करके, सीसीटीवी देख तो नहीं रहा, फिर उसमें कुछ निशान लगाता था ताकि वो इनवैलिड हो जाए। सारा मामला हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट तक गया। उस वक्त चुनाव में बीजेपी को जिता दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया और कहा कि ये गलती की गई है, इसमें इस पीठासीन अफसर ने गड़बड़ी की है, बेईमानी की है, और वहां आम आदमी पार्टी का मेयर बना दिया गया था। अब फिर इलेक्शन का मौका आ गया। अब इस इलेक्शन में मैं आपको जरा वोट गणित बता रहा हूं। जीतने के लिए 19 वोट चाहिए। इसमें वोट करेंगे पार्षद और एक चंडीगढ़ का सांसद। चंडीगढ़ का सांसद इस वक्त कांग्रेस पार्टी का है, मनीष तिवारी। कुल वोट चाहिए 19 वोट करने वालों में, वोट करने के लिए बीजेपी के पास जो वोट है वो है 16। 19 चाहिए, बीजेपी के पास 16 है। आम आदमी पार्टी के पास 13 वोट हैं, कांग्रेस के पास 6 पार्षदों के और एक सांसद, मतलब 7 वोट हैं। तो आप और कांग्रेस मिलाकर के हो गए 20। मेजॉरिटी थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक दूसरे को चोर 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 कह रहे हैं, यहां पर दोनों की पार्टी जो है साथ मिलकर वोट कर रही है। आपके पास 20 वोट थे, बहुमत से 1 वोट ज्यादा आपके पास था, लेकिन तब भी बीजेपी बाजी मार ली गई। बीजेपी ने 19 वोट का जुगाड़ कर लिया, उसके पास 16 थे, उसे 3 और वोट मिल गए। ये क्रॉस वोटिंग हुई है अब ये जो पार्षद हैं उनकी तरफ से, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ही पार्षदों ने बीजेपी का साथ दे दिया और बीजेपी का मेयर वहां पर जीत करके आ गया। तो ये चंडीगढ़ की कहानी है। इसे आप ये कह सकते हैं कि जैसे पिछले साल आम आदमी पार्टी को स्वीट रिवेंज मिला था सुप्रीम कोर्ट ने जब उनका मेयर जितवा दिया था, कि आज जो है उसका बदला बीजेपी ने एक किस्म से पूरा किया है। लेकिन यहां भी क्रॉस वोट की वजह से बीजेपी का मेयर बन पाया। समीर जी। बिल्कुल, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि 3 वोट क्रॉस हुए। जिन 3 लोगों ने क्रॉस करके भारतीय जनता पार्टी के मेयर को जिताया, उन्हीं 3 लोगों ने फिर क्रॉस करके कांग्रेस का डिप्टी मेयर बना दिया वहां पर। वो इंटरेस्टिंग मेयर बना दिया बीजेपी का, डिप्टी मेयर बना दिया कांग्रेस का। तो आम आदमी पार्टी के बेसिकली हाथ में कुछ नहीं हो गया। आम आदमी पार्टी ने गठबंधन में मेयर पद लिया था और डिप्टी कांग्रेस को दिया था। दिल्ली की बात तो नहीं, चंडीगढ़ की बिल्कुल। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला हुआ है। और इस बार जो डर लग रहा था, अभी 3 दिन पहले कांग्रेस रिएक्शंस आए होंगे वहां से, तो जरूर सुनवाइएगा जी, बोलिए। अभी 3 दिन पहले ही कांग्रेस की 15 साल से जो पार्षद थी गुरबख्श सिंह, वो अभी भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। दरअसल ये पूरा मामला ऐसा हुआ कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने जिसे मेयर का टिकट दिया था, उससे आम आदमी पार्टी के पार्षद खुश नहीं थे और वो कह रहे थे कि पूनम को टिकट देना चाहिए था। तो 4 पार्षदों ने पहले ही नाराजगी जाहिर कर दी थी और लग रहा था कि शायद क्रॉस करेंगे। हालांकि दिल्ली से फोन पे बात हुई, मनीष सिसोदिया ने बात की, संजय सिंह ने बात की, फिर ये कहा जा रहा था कि वो पार्षद मान गए और सारा एकजुट होकर वोटिंग करने वाले हैं। लेकिन जो नाराज पार्षद थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, क्रॉस वोटिंग की। और इस बार क्रॉस वोटिंग में जो पिछली बार जिस तरीके से जो घटना घटी थी वो न घटे से सुप्रीम कोर्ट ने इस बार सेवानिवृत्त जज को एक सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त किया था। पूरी वीडियोग्राफी हुई थी। तो ये अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता, इसमें सीक्रेट वोट होता है, कोई किसी को भी वोट दे सकता है। बिल्कुल, इसमें डिफेक्शन भी नहीं है, दल बदल लगता नहीं, डिफेक्शन नहीं होता, वो भी लागू नहीं होता। तो भारतीय जनता पार्टी का मेयर वहां पर बन चुका है और कांग्रेस को डेप्यूटी मेयर मिल गया है। आम आदमी पार्टी का हाथ खाली हाथ रहा है वहां पर। नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी तो फिर भी यही कहेगी ना, बेमानी से हमारे ललचा करके हमारे पार्षदों को बीजेपी ने क्रॉस वोट करवा लिया। ये भी कह सकते हैं कि देख लीजिए, इससे साबित हो रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी साथ साथ है, क्योंकि मेयर जो है बीजेपी का बन गया और डिप्टी मेयर कांग्रेस के बने। उसमें ये नई तरह की क्रॉस वोटिंग है कि आम आदमी पार्टी, तो ये तो केजरीवाल जी को दिल्ली में ऑलरेडी मालूम है, तो फिर उन्होंने क्यों किया ये कांग्रेस के साथ जाने का? इसीलिए कह रहा हूं ना, इसका मतलब ये तो साफ ही हो गया कि जो आम आदमी पार्टी का मेयर था वो उनकी पसंद के लोगों का नहीं था। नहीं तो वो क्रॉस वोट करते तो वो बीजेपी का ही डिप्टी मेयर भी चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने डिप्टी मेयर कांग्रेस का चुना बीजेपी की बजाय। इसका मतलब मेयर आपका मेयर कैंडिडेट पसंद नहीं था। ये बड़ी बात हुई। और भारतीय जनता पार्टी ने सोचा ये झगड़ा ही क्यों रखना, चुनाव वोटिंग से पहले ही जो करना है वो कर लीजिए। तो उन्होंने मजेदार ये रहा सर, जिसका सबसे ज्यादा पार्षद है, सबसे बड़ी पार्टी, तो कुछ नहीं मिला उसको, दोनों में से कुछ नहीं मिला आम आदमी पार्टी। आप लोग बार बार करें, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की बात आपके। हाँ, कहिए मुझे लगातार जो चल रहा है। और अगर इसको यूं भी कहें तो अरविंद जी अगर कह सकते हैं दोनों मिले हुए हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि भाई दिल्ली का परिणाम आपका, हाँ,
आप कहना चाह रहे अगर हैं कि कांग्रेस जीवित होने लगी तो फिर तो कहाँ अरविंद केजरीवाल जी रह ही नहीं जाएंगे, फिर तो ये साफ हो जाएगा। अच्छा सोचिए जरा, जो मोदी जी को मतलब लोकसभा आप ये में बात वोट सही करता है मान रहे हैं वो, कि केजरीवाल जी सही कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस साथ है? नहीं मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर वो पुरानी वाली स्थिति हो गई तो भाई साहब की जगह कहाँ है? क्योंकि अगर मोदी जी वाला वोटर लोकसभा से विधानसभा में लौट के चला आया और ये जो मुसलमान वोटर है जो वो कह रहे हैं कांग्रेस कि के अब तो पास है ही है। नहीं, तो फिर कहाँ बचा कुछ? तब तो अरविंद जी खाली हाथ रह जाएंगे, फिर तो पानी ही लेके जाना पड़ेगा जगह जगह, मतलब पिलाने के लिए कि ये पीजिए देखिए कैसा है। जो पानी साफ नहीं है वो। अच्छा, कुछ रिएक्शन आए हैं, जरा आपको सुनाते हैं। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन की बात सुनिए, बीजेपी के लीडर बोल रहे हैं शायद। अब काउंसलर्स देख रहे हैं जो हमारे लीडर हैं, एक तो वो एक दूसरे को गाली निकाल रहे हैं, और जो मेयर है वो 10-10, 20 हजार इकट्ठे कर रहा है पैसे, FIR लो, तो फिर क्या करेंगे काउंसलर? अंतरात्मा कोई चीज है तो उन्होंने वोट किया अंतरात्मा से। अरे कहीं भी जाए सर, कहीं भी जाए, इनकी आदत है, ये कोर्ट में जाएंगे या जेल में जाएंगे और नहीं कहीं जाते जी। हम कहीं ना कहीं आश्वस्त थे क्योंकि पिछले कार्यकाल में कोई काम हुआ नहीं है, सभी काउंसलर परेशान थे। नेक्स्ट ईयर उन लोगों सबने जाना है चुनाव में, तो मुझे लगता है, सबको लगता था कि अगले साल भी काम नहीं होगा अगर उनका मेयर आ गया, तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को देखते हुए उन्होंने सुनते हुए भाजपा को वोट किया है और भाजपा का मेयर बना है। अंतरात्मा मतलब चुनाव में ही कभी कभी जाग जाती है ना। नहीं, बहुत। और बड़ा इतना जब अंतरात्मा जागती है ना, तो इतना महत्वपूर्ण चुनाव होता है कि कांग्रेस के आधिकारिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को भी कांग्रेस हरा देती है। इंदिरा गांधी ने उस समय जब चुनाव हुआ, आप सोचिए कि नीलम संजीव रेड्डी जो कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार थे वो हार गए, और इंदिरा गांधी जी ने कहा कि अंतरात्मा से वोट दीजिए, तो वीवी गिरी राष्ट्रपति बन गए। तो अंतरात्मा जब जग जाए ना, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। चलिए खैर, ये अच्छा है, आपने ठीक कहा कि वो चुनाव के वक्त जरूर जागती है। नहीं सर, वो जैसे भसीन साहब ने भी कहा था 6 महीने पे उठता था, बोलने ही वाला था, तो ऐसे ही जो है अंतरात्मा भी 6 महीने साल भसीन भर साहब ने भी चुनाव कल के कहा वक्त था, आती जो है। लास्ट टाइम चुनाव अधिकारी थे भसीन साहब, हाँ। वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, उन्होंने भी कल कहा था कि अपने अंतरात्मा की आवाज पे वोट देना है सबको। चलिए शुक्र है वो इस बार ऊपर कुर्सी पर नहीं बैठे। बिल्कुल इस बार हो नहीं। अरे लेकिन ये तो चंडीगढ़ की बात दिल्ली से मिली, बहुत जुड़ती जुड़ती सी बात है, इसलिए हमने आपको बताया। दिल्ली में केजरीवाल और आप साथ नहीं हैं, लेकिन चंडीगढ़ में साथ थे, लेकिन फिर भी हार गए, क्रॉस वोट लेकिन हो गया। और बीजेपी और वहां जरूर बीजेपी के कांग्रेस पार्टी के काउंसलर्स जो थे उन्होंने क्रॉस वोट किया, इसमें आपके भी लोग होंगे, उनकी वजह से बीजेपी का मेयर बन गया। अब मैं आपको सुनाता हूं, दिल्ली के अंदर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत उतारी हुई है। दिल्ली में दूर दूर से मुख्यमंत्री लोग प्रचार कर रहे हैं। भजन लाल शर्मा राजस्थान से आए हुए हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम से आए हुए हैं, कल ही सब ये लोग यहाँ पर थे। देवेंद्र फडणवीस जो हैं उनको उतारा गया है यहाँ पर दिल्ली में, वो एक खास बात करने के लिए आए हैं। वो बार बार वो जहाँ भी जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं अन्ना हजारे की। वो कह रहे हैं मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, मैं अन्ना हजारे को अच्छी तरह जानता हूँ, और अन्ना हजारे मुझे केजरीवाल की हकीकत बता चुके हैं। वो मुझे खुलकर कह चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल के सामने उनकी किसी बात पर भरोसा मत करना। अरविंद केजरीवाल के दिमाग में अब पैसा घुस गया है। और फिर अन्ना हजारे ने जो बात उनको बताई थी, अन्ना हजारे ने खुद माइक पर आकर खुद भी बता दी। तो मैं दोनों बातें आपको सुनवा रहा हूं, देवेंद्र फडणवीस और अन्ना हजारे। जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने राजनीति की है, न जाने कहां कहां घर बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये केजरीवाल है। और केजरीवाल क्या है, ये अगर पूछना है तो मैं तो महाराष्ट्र से आता हूं, अन्ना हजारे जी से मेरा बहुत संबंध है, मैं भी उनको मिलकर आ रहा हूं। मैं नहीं कहता, अन्ना हजारे जी कहते हैं कि दुनिया का सबसे बेईमान आदमी अगर कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है, ये अन्ना हजारे जी कहते हैं। एक कार्यकर्ता के नाते मेरे साथ आ गया है। मैं हमेशा उसको कहते गया, हमेशा जीवन में आचार शुद्ध रखना, विचार शुद्ध रखना, जीवन निष्कलंक रखना, जीवन में थोड़ा त्याग करना, और हमेशा सच्चाई के मार्ग से चलते रहो, ये हमेशा मैं पढ़ाते गया। तब हमारे साथ किरण बेदी वगैरह सब थे। तो किरण बेदी ने ये जो मैं बोलता था, उन्होंने कहा कि अन्ना के पाठशाला शुरू करो।
अन्ना के पाठशाला, और पाठशाला में ये पढ़ाओ। तो कई जगह पर शुरू किया, लेकिन दिमाग में पैसा बैठा, धन और दौलत बैठा और वो फिसल गया। उसको क्या कर सकते। वैसे ये बात भी सच है कि अन्ना हजारे ये बात कोई पहली बार नहीं कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए। जब से उनके रास्ते अलग हुए, जब पॉलिटिक्स में आ गए अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे ने कहा था मैं कभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनने दूंगा इसको। ये भरोसा उनको अरविंद केजरीवाल ने भी दिया था, लेकिन उन्होंने बाद में पॉलिटिकल पार्टी बनाई। अब वो कहानी पुरानी हो गई। लेकिन अरविंद ये उनको अन्ना हजारे हर चुनाव में आकर ये बात कहते हैं। पिछले 2 चुनाव में उन्होंने ये बातें कही थी, उसका असर तो खैर हम नहीं देखते अब अन्ना हजारे की बातों का। देखिए, कई बार कहा जाता है ना कि अगर वक्त पर चोट लगे तो वो असरकार हो जाती है। आप लोहा जब पीटते हैं तो जब एकदम वो लाल गर्म होता है, तब जब हथौड़ा गिरता है तो बढ़िया शेप ले लेता है, जो आप मनचाहा शेप चाहे। जब अन्ना हजारे बोल रहे थे तो लोग ये भी तो कह रहे थे कि भाई आप ही का तो पैदा किया हुआ है, आप ही तो रोज उसको कट्टर ईमानदार बताते थे। अन्ना हजारे जो कह रहे हैं उसको समझना चाहिए। बात उनकी पुरानी हो गई है, लेकिन क्या एक नेता इतना भी नहीं बच सकता था कि वो इस तरह की बेईमानियां खुलेआम न करता? एकदम मतलब जनता क्या दूध में पड़ी मक्खी निगल ले। आप आज की अन्ना हजारे की बात और आज का अरविंद केजरीवाल देखें, तब नहीं असर करती थी। तब वो कहते थे ना भाई वीडियो बना लो, भ्रष्टाचार हो। तब वो कहते थे कि आरोप लगा तुरंत मंत्री को बर्खास्त करो। तब वो कहते थे हमारी पार्टी का भी होगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल सबको जेल डालेंगे, सबको जेल जाना चाहिए। आज वो क्या कर रहे हैं? आज नीली वैगनार कोई खोज रहा है, कोई कह रहा है भैया 3 बेडरूम वाला फ्लैट कहां गया, कोई कह रहा है भाई कहां गए कपड़े, कहां गया मफलर, चला गया अरविंद केजरीवाल जी का। तो अलग अलग तरह अब अन्ना हजारे की बात लोगों को समझ में आई। और मुझे लगता है कि जो राजनीति बदलने की बात कर रहे थे वो खुद कितना बदल गए हैं। और मुझे सचमुच कभी कभी लगता है जरूरत क्या थी इसकी। भाई अरविंद केजरीवाल अगर इस तरह की जो भी बेईमानी के आरोप हैं वो ना लगते, आरोप ही है, मतलब अभी आरोप ही है, बेईमानी के आरोप है वो न लगते। हाँ। और आज अरविंद यहां खड़े होते और बड़े ठसके से कहते कि भाई देखिए हमारे ऊपर तो कोई आरोप नहीं, हम तो दागदार नहीं, और जब दागदार हुए तो हमने त्यागपत्र दिया अपने। अब वो कहते हैं भी आरोप तो कोई भी लगा दे, और दूसरा वो ये भी तो कहते हैं ना कि मुझे आधे दिन के लिए ईडी सीबीआई दे दो, मैं आधी बीजेपी जेल में बंद कर दूंगा। घर क्या वो भी आरोप लगा दूंगा? नहीं, घर आरोप है या जिस वो एसयूवी से चलते हैं वो आरोप है सौरभ जी। सर आरोप वो है जो शराब घोटाले में है, वो न्यायालय तय करेगा, हम थोड़ी ना तय करेंगे। सिर्फ अन्ना हजारे नहीं सर, एडमिरल रामदास जिनको लोकपाल आंतरिक लोकपाल अपॉइंट किया था, पार्टी के अंदर तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था ना कि कुछ गड़बड़ी होगी तो रामदास जी को हमने लोकपाल नियुक्त किया है, वो तत्काल कंट्रोल करेंगे। कहां भेज दिया रामदास जी को जब उन्होंने कहा कि पार्टी में गड़बड़ शुरू हो रही है, निकाल के बाहर कर दिया। वो 10 साल से बताया तक नहीं था, चिट्ठी लिखी, फोन उठाना बंद कर दिया उनका। और आज 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने क्या पार्टी के अंदर कोई आंतरिक लोकपाल रखा है क्या? एक भी लोकपाल नहीं है पार्टी के अंदर, तो वो तो कोई बाहर से अपॉइंट करने की जरूरत नहीं ना। तो ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल ने राजनीति को, अन्ना के आंदोलन को, अन्ना के नाम को, अन्ना के चेहरे को किस तरह से अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। अब 10 साल के बाद जनता समझ गई है कि अन्ना आंदोलन को धोखा देकर जो अरविंद केजरीवाल, मुझे लग रहा है मुझे अब इस चुनाव में, ठीक है अरविंद केजरीवाल की परिस्थिति 2015 और 20 वाली नहीं है, लेकिन मत भूलें ना कि पिछले 3 चुनाव में इसी दिल्ली की जनता ने भरोसा किया उस पर। और तब भी ये सारे लोग तब भी बोलते थे, ये लोग तब भी बोलते थे। एडमिरल रामदास, मयंक गांधी की बात में भी कुछ दिनों पहले, लेकिन तब शराब का घोटाला नहीं हुआ था, यादव, तब सब बोलते थे, तब शराब का मामला नहीं था। हाँ, ये नया है कि आप इस वक्त आप एक्सपोज हो गए हो ना, तब आपने नहीं किया। वो नजदीक से जानते थे, दिल्ली की जनता दूर से जानती थी, अब दिल्ली की जनता भी नजदीक से जान रही है। फर्क होता है ना। कई लोग अपने घर के बच्चे के बारे में कहते हैं कि वो ठीक नहीं है, लेकिन मोहल्ले वाले उसको उधार देते रहते हैं। कई बार लोग कहते हैं, दोस्त कहता है कि न करो गड़बड़, लोग मान लेते हैं, जब भुगतते हैं तो उसके बाद करते हैं। सर वो निदा फाजली साहब का एक शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिस किसी को देखना हो तो कई बार देखना। अब निदा फाजली साहब को हम सुनते रहते हैं, लेकिन कभी इस्तेमाल तो करते नहीं कि जब देखना हो तो कई बार देखना। तो वो धीरे धीरे होता है कि कोई बातें आपके सामने आती हैं जो आपने प्रतिष्ठा बनाई है, उसको भी थोड़ा सा ख़त्म होने में, ह्रास होने में वक्त लगता है। लेकिन अन्ना हजारे जी पर भी सवाल करना चाहिए। सवाल आज अरविंद जी पर करते रहे। अन्ना जी ने ही तो अरविंद जी को एक तरह से सरकार दिलाई, लोकप्रियता दिलाई, आंदोलन में सब काम किया, मतलब सत्ता नहीं दिलाई, लेकिन एक बड़ा नेता के तौर पे उन्होंने बनाया। तो क्या जब भी इतने बड़े मामले हुए वो चुनाव के अलावा कभी आके खड़े होते हैं, अनशन कर लेते? अन्ना जी तो बहुत अनशन करने वाले लोग हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अनशन किया क्या? आप सोचिए, आप इसका पॉलिटिकल एंगल से सोचिए कि अन्ना
कि मुलाकात किसने करवाई? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे एक दूसरे को नहीं जानते थे। किसने मिलवाया? किरण बेदी ने। किरण बेदी उनको लेकर गई थी वहां पे मिलाने के लिए, अन्ना के यहाँ पर गांव पर, और वहां से उनकी मुलाकात हुई और उस आंदोलन को चलाया। इसका मतलब जो देवेंद्र जी आज कह रहे हैं, ये बात तो सब लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उस आंदोलन को सपोर्ट किया, अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया, अन्ना जी को सपोर्ट किया, और आज देवेंद्र फडणवीस जी मिल लिया, अन्ना जी फिर आ गए। तो आप कह रहे हैं जो लोग आज केजरीवाल से सवाल पूछते हैं वो अन्ना हजारे से और उस बीजेपी से भी पूछे, बीजेपी से भी पूछे और अन्ना जी से भी पूछना लोग ने चाहिए। इसको support अन्ना, हाँ, अन्ना जी से भी पूछे ना कि आप जब जरूरत होती, चुनाव होते तब खड़े हो जाते फैक्टर है क्या अन्ना जी का बोलना? कोई फैक्टर नहीं है। मेरे हिसाब से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है अन्ना जी का। सर इस बार अन्ना हजारे की बात का असर चलिए, वो अच्छा, तो असर जो उन पर वैसे ही आरोपों का है वो पड़ रहा है। दिल्ली चुनाव का ट्रैकर अब आज का भी तो बता दीजिए ना, अभी कहाँ है चुनाव, कौन जीत रहा है? भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है सर, पूर्ण बहुमत। सरकार पूर्ण बहुमत से बना रही है, बिल्कुल। आप कोई नो शक? नहीं, बिल्कुल आराम से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। मुझे पहले दिन से लग रहा है, अब भी लग रहा है, आज भी, कि केजरीवाल जी मतलब आम आदमी पार्टी स्लिप कर रही है। अब कितना कर रही है, नहीं कर रही है। बीजेपी आगे हुई केजरीवाल जी से नहीं इस वक्त दौड़ में? केजरीवाल एज जी किसको देते हैं आप? एज अब भी मैं आम आदमी पार्टी को देता हूं, लेकिन बहुत नीचे गिर गया, वो बहुत स्लिप कर रहे हैं तेजी से। नजदीकी मामला हो गया। हाँ। लेकिन केजरीवाल को एज नहीं, मैं सर समझ, बहुत नीचे गिर गए, अब उठने की गुंजाइश नहीं। चुनाव कौन जीत रहा है? मैंने कहा तो बहुत नीचे गिर गए हैं, अब आम आदमी पार्टी को उठने की गुंजाइश नहीं है। बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से बना रही है। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में दिल्ली चलिए की सर। नंबर 1 पार्टी है।